सो हे यारो, कैसे हो आप सभी। आई नो सभी एकदम से एंजॉयमेंट चल रहा होगा सभी का और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। सॉरी, मैं 8-10 दिनों से आप लोगों के लिए कंटेंट नहीं लेके आ पा रहा था। एक्चुअली में क्या था कि काम मतलब किसी ना किसी चीज़ में आप ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो ना कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा चेंज आपकी चल रही है, उसमें आप टाइम नहीं दे पाते हो। और शायद यही एक वजह थी कि मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था और इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। खैर, आज का जो टॉपिक है वो मेरे को लगा कि कुछ टिप्स मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और साथ ही साथ जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता है कि यार ये कैंपस प्लेसमेंट कितने जल्दी कैसे पा लिया जाता है, और साथ ही साथ ये इतने बड़े बड़े पैकेजेस लोगों के कैसे लग जाते हैं। मतलब ऐसा ये क्या पढ़ते होंगे जिसकी वजह से इनके पैकेज इतने हायर या फिर बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने वाले बन जाते हैं ये लोग। तो इस वीडियो में यही सब जानने के बारे में कोशिश करते हैं। सो बात यह है कि शुरुआत होती है कि जैसे ही जब 12th क्लास के स्टूडेंट आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, और फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो फर्स्ट ईयर में मैं सभी से कहूँगा कि भाई देखो, पहले तो है ना अपने जो आपने ब्रांच चूज़ किए, जैसे कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मैकेनिकल, सिविल, वट जो भी आपकी ब्रांच है ना, तो पहली चीज़ तो भाई वो फर्स्ट ईयर में आप लोग अच्छे से अपनी पूरी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझ सको कि हाँ यार कौन सी ब्रांच क्या एक्चुअली मुझे वो अपनी वाली ब्रांच में इंटरेस्ट है भी या नहीं, और साथ ही साथ बाकी अदर ब्रांचेस के बारे में भी जान लो। क्या पता शायद आपका इंटरेस्ट है अपनी वाली ब्रांच से हट के दूसरी वाली ब्रांच की तरफ मूव ऑन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले तो अपने आप के बारे में या फिर जो आपने चूज़ किया उसके बारे में अच्छे से जान लो। अगर वही चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बाद आप सेकंड ईयर में वही ब्रांच के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन रहता है जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि सेकंड ईयर जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि हाँ भैया आप सेकंड ईयर में अपनी ब्रांच जो है चेंज कर सकते हो सेकंड ईयर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार स्टार्टिंग में हमें मैकेनिकल सीट अलॉट होगी तो भैया अच्छे से स्कोर कर लो, और फिर उसके बाद आप हो सकता है अगर आप CS लेना चाहते थे जब 12th क्लास के बाद और आपको CS नहीं मिल रहा था तो कोई बात नहीं, आप CS में फिर उसके बाद मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स जो होने चाहिए, एक क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फुलफिल करते हो तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा भाई देखो, जैसे मैंने भी कहा कि मस्ती करो, खूब खेलो, बढ़िया खूब मजाक करो, खूब पढ़ाई मत करो पहली बार। फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, बस ये ज़रूर है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक एटलीस्ट इतना याद रखना कि हाँ भैया इसका यूज़ क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, और साथ ही साथ मैं ये चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ। मतलब अब सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अपन जब सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो सेकंड ईयर में फिर उसके बाद अपन बारी ना सारी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ब्रांच में किस टाइप से क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, उसके बाद उन लोगों को या फिर क्या क्या पढ़ना चाहिए उनको, ताकि उनका कैंपस जो है वो थोड़ा जल्दी कवर अप हो सके, या फिर सबसे पहला बंदा या फिर बंदी वही हो जिसका पहला कैंपस लग रहा हो, ऐसा मेरा मानना है। और एंडिंग में अपन चलेंगे तो एक खास टिप आप सभी के लिए रहेगी जिसकी वजह से कैंपस में आपको या फिर जो प्लेसमेंट्स कंपनी जब आ रही होंगे तो उस टाइम पर आपको प्लेसमेंट्स लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एंड तक तो जरूर बने रहना। साथ ही साथ कुछ टिप्स जो अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर भी कंटिन्यू चलते हैं। तो भैया देखो, पहली चीज़ अगर बात करें, मैं मैकेनिकल के बारे में पहले बात करता हूँ बिकॉज आई एम ए मैकेनिकल स्टूडेंट। सो मुझे लगना चाहिए कि यार मैं एटलीस्ट स्टार्ट कम से कम यहीं से अच्छे से करते हैं, लास्ट तक अपन धीरे धीरे चलेंगे तो CS भी आएगा एक समय, टेंशन मत लो, मुझे पता है बूम है उसका, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो पहले स्टार्ट होती है मैकेनिकल से। सो मैकेनिकल के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हो जो फर्स्ट ईयर में आए हो और चूज़ किया आपने डेस्टिनी मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में आप जितना भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट पहले तो उसका डीपली नॉलेज ले लो। मतलब कि फर्स्ट ईयर से आप जो कोई भी होता है तो क्या है वो एक्सप्लोर करना ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, क्योंकि मैकेनिकल लिया तो कुछ सोच समझ कर ही करेगा भैया वो मैकेनिकल में, क्योंकि यहाँ पर खेल होता है सारी मशीन्स का, इंजन का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का, या फिर मैकेनिकल डिवाइसेस का जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर आप पहले से प्रैक्टिकल कर रहे थे 12th क्लास के पहले तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके सब्जेक्ट्स जो है आपको प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली नॉलेज देंगे, और साथ ही साथ अपने टीचर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल वाले उनको थोड़ा पकड़ो और उनको पूछो कि सर ये क्या होता है, वो क्यों होता है। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ कि कोई भी 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ऐसे पढ़ लो जिसमें कि आप जब कंपनीज में बैठ रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे तो एटलीस्ट आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सको वो 3 सब्जेक्ट। ऐसे कोई भी हो सकता है, थर्मोडायनामिक्स हो सकता है, मटेरियल साइंस हो सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कुछ भी, मतलब IC इंजन कुछ भी हो सकता है। बस वो उतना जरूर पढ़ लो ताकि उसके बाद क्या है, अगर सामने वाला आपसे पूछे तो एटलीस्ट आप उसको कुछ रिस्पॉन्स दे सको। और साथ ही कुछ कंपनीज ऐसी भी आती है जिनका कुछ अलग ही फील्ड रहता है, जैसे कि अब मान लो कोई एज्यूम कर लो कि हाँ भैया यहाँ पे आपके पास महिंद्रा कंपनी आ गई। अब महिंद्रा कंपनी जो वर्क कर रही है वो एक्चुअली प्रोडक्शन कंपनी है, तो अब वो काम कर रही है किस पे, इंजन्स वगैरह पे। तो अगर वो आपसे पूछे कि बताओ भैया आपने कौन कौन से इंजन पढ़े हैं, तो आप उस टाइम पे CI SI या फिर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, फिर उसके बाद CNG, इतनी सारी चीज़ें आप उसको जाके एटलीस्ट वो बता सको तो सामने वाले को लगे कि हाँ बच्चे के पास नॉलेज तो है।
देखो कंपनी कभी भी आती है ना तो वो ये नहीं कहती है कि नहीं भैया आप है ना आ जाओ हमारे पास और आपको ना पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए हमारी कंपनी से रिलेटेड, हम आपको पहले दिन से काम कराएंगे। नहीं, कंपनी आपको इंटर्नशिप पे या फिर आपको ट्रेनिंग पीरियड इसीलिए रखती है ताकि उसके बाद क्या है वो अपना काम है ना आपको पर्टिकुलर सिखा सके, उसके बाद ही वो ऑन रोल या फिर आपको जो जॉब आपका बेसिस है उसके बाद वो आपको शिफ्ट करती है वहाँ पर। तो इसीलिए कम से कम थियोरेटिकली नॉलेज या फिर थियोरेटिकली वैसा नॉलेज रखो जिसकी वजह से आप सामने वाले को एटलीस्ट ऐसा बता सको या फिर कॉन्फिडेंस के ऐसा बोल सको ताकि सामने वाले को है ना आपके ऊपर शक ना हो कि भैया ये कम बंदा मेरे लिए सही नहीं है। और साथ ही साथ 3 सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, वो आप कोई भी हो चूज़ कर सकते हो मैकेनिकल की साइड से। एंड साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर वगैरह भी सीखने होंगे, जस्ट लाइक ऑटोकैड हो गया, कैटिया हो गया, एनसिस हो गया। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको सीखना ही सीखना होगा डिज़ाइनिंग की फील्ड में, जिससे क्या होगा कि आपको जब रिज्यूमे दिखाओगे तो उस टाइम पे क्या है बहुत बेटर एक इंप्रेशन क्रिएट होता है आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर जितना भी दिखाओगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि ट्रेनिंग्स वगैरह जब भी कॉलेजेस में होती है तो उस टाइम पे तो आप लोग को दे ही जाती है कि हाँ भाई ये वाला सॉफ्टवेयर सीख लो, एंड धीरे धीरे जब आप आओगे कॉलेज के अंदर तो आप समझना चालू हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सेकंड थिंग अपन चलते हैं, मैकेनिकल कंप्लीट होता है यहाँ पे, मैंने बताया 3 सब्जेक्ट्स एंड साथ ही साथ कुछ सॉफ्टवेयर जो कि थोड़े बहुत ही सही, लेकिन आपके रिज्यूमे में अगर वो एडअप हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अपन जब चलते हैं तो वो बारी आती है सिविल की। सिविल की बात की जाए तो भाई सिविल का काम आपको जानती है कि पूरा का पूरा उनका कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, तो उस वजह से क्या उनको सीमेंट वगैरह का या फिर जितने भी थियोरेटिकल होना चाहिए वो सभी चीज़ें उनको पता रहनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप जब आओगे फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में आप सिविल के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आप समझ ही जाओगे किस तरीके से आपके साथ सीमेंट का है, ब्रिक्स का है, ये सभी चीज़ों के बारे में आप धीरे धीरे जानोगे। एंड सेकंड ईयर में आते आते आप ना एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे। तो सेकंड ईयर से आपके जो भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं वही कहूँगा जो मैकेनिकल के लिए वही चीज़ आपके साथ भी रिपीट होती है। तो कम से कम 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ऐसे पढ़ लेना जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सामने वाले को कोर फील्ड में, अगर आपको कोर फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है तो भैया आप सामने वाले को थोड़ा सा बता सको, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस कर सको अपने साथ। और ज़्यादा डिज़ाइनिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो उसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि आपको सीखने ही होंगे, और वो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपके जो टीचर्स हैं, आप अगर उनसे एक बार बात करोगे, खुलकर थोड़ा सा टाइम लोगे उनका, तो वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो रेडी रहें आप उस चीज़ के लिए, और साथ ही साथ थोड़े से क्वेश्चंस पुटअप करना चालू कर दें। नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो ये इस वाले डिपार्टमेंट में आपको सीखने को मिलेगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल्स वाले बच्चे तो ये वो तारों के साथ खेलते रहते हैं, LCR, फिर उसके बाद LC, ये सभी ऐसे सर्किट्स हैं जो कि मतलब उनको खेलना ही खेलना है उन सभी चीज़ों से। और साथ ही साथ ये जो अपने नॉर गेट हो गए, गेट्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें उनको पता रहनी चाहिए। ये वही पूछेंगे ना जो मतलब आपने पढ़ा हुआ है, और वो पढ़ा हुआ कहाँ पे दिखेगा आपके रिज्यूमे में। तो आप लोग को भी वही चीज़ अप्लाई करनी है, 3 सब्जेक्ट्स, एंड साथ ही साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल के तौर पर आप लोगों को कुछ सीखना है। तो बस वही है कि हाँ भाई थोड़ा सा वायरों के साथ खेल लो ताकि आप एटलीस्ट आप उनको समझा सको, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अपना कौन सा वाला सेक्टर, CS और IT सेक्टर्स की। CS और IT सेक्टर में बूम है, और इस टाइम पे मतलब हर एक बच्चा कोई भी हो ना, किसी भी फील्ड से हो, वो जो भी आए लेकिन वो CS पे ही पकड़ जाता है। मतलब यार CS एक इकलौती ऐसी चीज़ जो कि मतलब हर किसी की डिमांड है कि भैया नहीं मेरे को तो CS ही चाहिए, अदरवाइज मैं कुछ और चीज़ आना नहीं चाहूँगा। खैर वो अलग इंटरेस्ट वाली बातें हैं, सबकी इंटरेस्ट की बातें वही तो। लेकिन अगर आप CS की फील्ड में आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर आपने जब मजाक मस्ती में निकाली, सेकंड ईयर में आते से ही आपके लिए क्या हो जाएगा, लैंग्वेजेस वगैरह चालू हो जाएंगी। लेकिन एक बात है पता है, मैंने ये देखी कि जो CS वाला बच्चा है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा वर्क या फिर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है अपनी लैंग्वेजेस के ऊपर। फर्स्ट ईयर से ही ज़्यादा, मैं तो कहूँगा फर्स्ट ईयर से इतना ज़्यादा लग जाओ तो उसकी वजह से क्या है आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब थर्ड ईयर जब तक आएगा तब आप उस टाइम पे रिलैक्स और अच्छे लोग के आराम से बैठे होंगे। लेकिन बाकी बच्चों की बात की जाए तो वो उस टाइम पे वो पढ़ रहे होंगे जो आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हो। तो मैं तो कहूँगा आप डाटाबेस के बारे में पढ़ना है, C++ के बारे में पढ़ना है, C++, पाइथन पढ़ लें, जावा पढ़ लें, और साथ ही साथ AI वगैरह पढ़ लें, मशीन लर्निंग पढ़ लें। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब आपको ओवर नॉलेज हो गया तो आप किसी भी कंपनी में बैठो वो आपको कम से कम 8 से 10 लाख तो कम से कम ही देगा। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में चले जाओ तो आप फिर 40-50 लाख के मालिक बन सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यार मतलब सिर्फ यही पढ़ो, लेकिन हाँ और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह में मतलब एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग की तरफ भी थोड़ा सीख सकते हैं। तो उससे क्या है फ्रंट एंड, मतलब मैं तो कहूँगा कि बैकएंड वाली चीज़ें में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। बैकएंड में इट मीन्स कि आपकी लैंग्वेज वगैरह जितनी भी हैं, तो उससे क्या होगा कि कंपनी को एटलीस्ट आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे, और उसके बाद वो आपके ऊपर सोचेंगे कि हाँ यार ये पर्सन हमारे लिए सही है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। एंड फिर उसके बाद आपको जो पैकेज है वो अच्छा खासा लग जाएगा। लेकिन
मैंने जैसे कहा कि भैया जिनकी मनपसंद ब्रांचेस नहीं मिल पाती है, और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं ना जो मतलब मैकेनिकल में उनको मिल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद यार उन्हें समझ में आता है कि यार कॉलेज में कैंपस ही नहीं मैकेनिकल के, या फिर सिविल वाला को लगता है कि सिविल वाला कैंपस नहीं है, तो वो क्या है, वो सीनियर्स वगैरह से सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो उसके बाद अब वो क्या करते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं दूसरी ब्रांचेस में हाथ मारना चालू करता है कि यार मतलब मैं ये तो नहीं पढ़ पा रहा, मैं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ब्रांच को पढ़ना चालू कर दूँ, लेकिन उनकी जो ब्रांच है वो शिफ्ट नहीं, चेंज नहीं हो पाती। तो मतलब ऐसा है कि जैसे मैकेनिकल वाला बच्चा है तो वो क्या है, वो CS में जाना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली में उसके मार्क्स उतने फुलफिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उसको CS की ब्रांच की सीट नहीं मिल पाई थी। तो अब उसके सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे ना अपनी कोडिंग वगैरह थोड़ा सीखना चालू कर देगा, जिसकी वजह से जब कंपनीज आती है ना तो कंपनीज ऐसे क्राइटेरिया रख देती है कि हाँ भैया ऑल ब्रांचेस के लिए आ रही है कंपनी, ठीक है। तो अब वही आएंगे ना वो बच्चे उसमें, तो जिसको कोडिंग आती है उन्हें कंडीशन रखी है कि हाँ भैया यहाँ पे कोडिंग भी जिनको आती है सिर्फ हम उन्हीं को अलाउ करेंगे बैठने के लिए। तो कोडिंग से रिलेटेड टेस्ट होगा, इसलिए जितने भी बच्चे हैं जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनको पता चले कि उनके फील्ड में कंपनीज नहीं आ रही है तो वो CS की तरफ भागते हैं। तो भैया मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट इतना तो कर ही लें कि C++, पाइथन एंड साथ ही साथ अपना डाटाबेस, ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने के। और कंपनी वाला भी सोचेगा कि यार ये मैकेनिकल, पहली बात तो ये कि आप दूसरी फील्ड से हो, मतलब कि आपका ब्रांच जो है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, लेकिन उसके बावजूद आपने मेहनत किया किसी दूसरी फील्ड में, तो वो सामने वाला थोड़ा सा ना कंसेशन के तौर पर देता है कि माफ़ कर देता है, हाँ ठीक है चल तो दूसरी ब्रांच का है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि तेरे पास नॉलेज है हमारी फील्ड का, तो बाकी तो चीज़ें तेरे को ट्रेनिंग में प्रोवाइड करी दी जाएंगी, जिसकी वजह से तू बेटर से बेटर होते जाएगा। तो आपने बेसिक चीज़ों के साथ साथ कुछ अपने 3 स्टार सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए, जिसकी वजह से आपका कैंपस जो है वो कहीं ना कहीं लग सकता है ये एक स्टेज आगे। लेकिन अब एक प्रो टिप कहूँगा यहाँ पे कि जैसे ही आप यहाँ तक आ गए, लेकिन फिर उसके बाद आपका जो एक चीज़ है ना जो मेंशन किया जाता है वो है आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर। पर्सनैलिटी आपकी अगर अच्छी है तो उस वजह से आपको कंपनी जो है वो सिलेक्ट करना चाहेगी। इट मीन्स आपके पास वो कॉन्फिडेंस भी चेकआउट होगा, आपका बिहेवियर भी चेकआउट होगा, और किस तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखती है। लेकिन एक चीज़ और भी मायने रखती है और वो है आपका रिज्यूमे में क्या, एक्स्ट्रा स्किल्स। मतलब कि आप ऐसा नहीं कि यार मतलब केवल ये बच्चा पढ़ाई करने वाला तो मतलब केवल ये पढ़ाई में ही घुसा रहा, यार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, जस्ट लाइक कोई एक्स्ट्रा स्किल्स सीखो, वॉइस आर्टिस्ट हो गया, या फिर आप किसी जगह पे फ्रीलांसिंग कर रहे थे, या फिर किसी और फील्ड में, मतलब ऐसा है कि जो आपको कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहा हो किसी और फील्ड में भी, जिसकी वजह से ना अब जैसे कि मान लो कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स बना के उनके 1 लाख फॉलोअर्स, 2 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो अब वो जब रिज्यूमे में मेंशन करेगा तो उसकी एक अलग ही छाप छूटेगी भाई उनके दिमाग में कि मतलब हाँ यार ये बंदा बहुत ही क्रिएटिव। तो क्रिएटिव कुछ अलग अलग चीज़ों में करते रहना चाहिए। और मैं जब अपने इंटरव्यू देने गया था तो उस टाइम पे मैंने रिज्यूमे में मेंशन किया था कि मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो वो ना हर बार जितने भी बार मेरे इंटरव्यूज़ हुए तो उन्होंने हर बार मेरे से एक ही चीज़ पूछी थी कि आप यूट्यूब पे कौन सा चैनल है आपका, ऐसा वैसा करके, एंड देन दे सर्च फॉर दैट। तो मैं कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्स्ट्रा चीज़ें करते रहो, और एटलीस्ट अगर आप लिंक्डइन पे कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं ये बहुत डिफरेंट कर रहा हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो भैया उस चीज़ को साफ साफ मेंशन कर दो, और साथ ही साथ अपने इंट्रोडक्शन में भी वो चीज़ इंक्लूड कर दो क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, और फिर उसके बाद पता चले बाकी जो दूसरे वाले पर्सन से अगर वो ऐसा कुछ किए होंगे और उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया वो सभी चीज़ें, तो हो सकता है शायद उसका पैकेज लग जाए, आपका वाला पैकेज आपको वो ना मिल पाए और आपका प्लेसमेंट भी ना हो पाए, ठीक है। वैसी गलती कभी भी गलती से भी मत करना। साथ ही साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि आप जब ये लिखते थे ना एक्स्ट्रा स्किल्स में कि हाँ भैया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह जो भी है PPT बनाता रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बनाना तक नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बस दूसरों को देख के अपने रिज्यूमे में ऐड अप कर लेते हैं। भाई लोग ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज किसी दिन कंपनी ने ये बोल दिया कि चलो PPT बना के दिखाओ मेरे को, और उस टाइम पे आप अगर PPT नहीं बना पाए तो आपकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी, ठीक है। सो जो चीज़ें आती हैं एटलीस्ट वही मेंशन कीजिए, और साथ ही साथ मैं कहूँगा MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट वगैरह ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत डीपली सीख लेनी चाहिए, मैं कहूँगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा कंपनीज, इनफैक्ट मैक्सिमम कंपनीज में डाटा तो रिकॉर्ड किया ही जाता है ना, डाटा तो मेंटेन किया ही जाता है ना, PPT तो बनाई जाती है ना, प्रेजेंटेशन तो दिया जाता है ना, तो भैया इन सभी चीज़ों के लिए तो ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से काम आते हैं ना, है ना, उसी में तो डाटा सारी चीज़ें क्रिएट किया जाता है ना। तो भैया अगर आपको वही चीज़ नहीं आएगी तो सामने वाला तो आपसे यही कहेगा ना, तूने तो रिज्यूमे में मेंशन किया था लेकिन तुझे ये नहीं आता, तो वो अब वो क्या सोचेगा आपके बारे में, वो तो फिर गलत थॉट्स आएंगे ना उसके दिमाग में। तो इसीलिए भाई लोगों ऐसा कोई गलती मत करो जिसकी वजह से सामने वाला कुछ ऐसा सोचने लग जाए कि वो आपको कंपनी से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। तो गलत चीज़ें मत लिखना, वही चीज़ लिखना जो एक्चुअली में आप हो, या फिर जो आपके बारे में कोई चीज़ क्वालिटीज़ बता रही हूँ, ठीक है।
अदरवाइज एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका कैंपस हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में फिर वो बहुत ज़्यादा पेन देगा। और साथ ही साथ अगर कैंपस चाहिए तो भैया रिज्यूमे बहुत अच्छा तरीके का बनाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भैया हाँ वहाँ पर बहुत बड़ी फोटो लगा दी और फिर उसके बाद उसमें छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दिया। यार कोई मैट्रिमोनियल साइट पर अपना वो थोड़ी डाल रहे हो बायोडाटा कि नहीं भैया देखो मैं कितना हैंडसम हूँ वगैरह वगैरह। नहीं यार, अगर आप रिज्यूमे में फोटो भी नहीं लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई सामने वाले को। अगर आपने अपने आप के बारे में मेंशन किया है ना तो वो सब चीज़ें बता देता है यार। और साथ ही साथ आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो वो सब क्लियर हो जाता है वहाँ पे, इतना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये करो कि हाँ कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें कर दो उठपटांग सी, जिसकी वजह से उन लोगों को लगे कि यार ये बंदा मेरे कंपनी के लिए फिट नहीं बैठेगा, तो वो रिजेक्ट कर देगा आपको उस टाइम पर। तो इसीलिए कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, रिज्यूमे भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और साथ ही साथ मैंने कहा है कि अपने बिहेवियर और अपने पर्सनैलिटी पे भी थोड़ा फोकस करो, जिसकी वजह से सामने वाले को एटलीस्ट 1% डाउट ना रहे कि यार मतलब ये वाला बंदे को नहीं लेना चाहिए और दूसरे वाले बंदे के ऊपर जंप कर जाना चाहिए, ठीक है। बस यही कहूँगा, बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी भाई आप लोग ऐसे तो पढ़ाई करें, और साथ ही साथ जिन लोग फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं अभी जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, तो भैया मैं कहूँगा अभी तो आपकी मस्ती के दिन है, साफ साफ कहूँगा। अभी इतना ज़्यादा पढ़ाई मत करो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इतनी पढ़ाई कर लेना कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बन जाए, और इस वजह से क्या है आपको आगे चल के रिजल्ट्स में कोई दिक्कत ना हो ऐसा करके। बाकी फिर धीरे धीरे आपका ताकि अपग्रेड होता है, ठीक है। ऐसा ना कि फिर ये अभी से पता चला 2 में बैक लगा ली, फिर उसके बाद आगे चल के रगड़ के भी बड़ी मुश्किल से आपका ग्रेड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसी गलती मत कर लेना। बाकी यही कुछ टिप्स थी जो मेरे को लगा बता देना चाहिए। कैसा लगा वीडियो? आई होप इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ इफ़ यू वांट समथिंग मोर तो उसके ऊपर भी अपन फिर वीडियो बना लेंगे। वी विल थिंक अबाउट इट, ओके। तो ठीक है यार, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और सॉरी फॉर दैट आई एम बीइंग लेट फॉर लास्ट 10 days, और लेकिन कोई बात नहीं यार, वो छोटे मोटे काम की वजह से सारी चीज़ें होती रहती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट फॉर यू। और साथ ही साथ जल्दी मिलते हैं इस नई वीडियो के साथ, और अपने आप का ध्यान रखो, और साथ ही साथ मस्ती में आगे रखो। फर्स्ट ईयर वाले को साफ साफ कहूँगा भैया जितना मस्ती कर सकते हो कर लो अभी मस्ती वाले दिन, क्योंकि आगे चलते थोड़ा सा क्या है पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए अभी के दिन जी लो अच्छे से, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं जल्दी टेक केयर, और साथ ही साथ एक्सप्लोर योर थिंग्स।